साथियों नमस्कार। यार बीच में फोन मत करो भाई, कोई भी फोन आ रहा है। साथियों पिछले 3 दिन से मेरे पास में बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसेज भी बहुत सारे आ रहे हैं। ओआरओपी का दोबारा होगा रिवीजन। ओआरओपी का होगा दोबारा रिवीजन। साथियों मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा 8वां पे कमीशन, 18 महीने का डीए और लोकसभा में उठा ओआरओपी का मुद्दा, लोकसभा में उठा मेडिकल पेंशन का मुद्दा और पीसीडीए सर्कुलर नंबर 679 जो 4 दिसंबर को निकला है। ये सारे मुद्दे जब तक और भी भाई लाइव आ जाते हैं कि इन चीजों में कितनी सच्चाई है और इनको किस लेवल तक भ्रम की स्थिति में डाला हुआ है। मैं सबसे पहले बात करूंगा 8वें पे कमीशन की। 8वें पे कमीशन के ऊपर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 3-4 दिन पहले संसद में एक सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बताया कि अभी उनकी कोई प्लान नहीं है 8वें वेतन आयोग के ऊपर कि वो कोई कमेटी गठित करे। तो ये बात तो बिल्कुल साफ होगी कि अभी कोई प्लान नहीं है 8वें वेतन आयोग के ऊपर। और मैं भी पिछले दिनों से यही बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है तो फरवरी का जो बजट आएगा उसमें ही हो सकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन है। तो ये भ्रम की स्थिति को टाइप यूट्यूबरों ने फैला रखी है। दूसरा प्रश्न आ रहा है 18 महीने का डीए। 18 महीने का डीए आप जो पूर्व ऑन रेडी कैप्टन है, जो सैनिक समाज के हैं, यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा तो बहुत ही बड़े लेवल पे झूठ फैलाया जा रहा है। उसके बाद में नेशनल मीडिया भी कोई कम नहीं है आज के दिन 18 महीने का डीए के ऊपर। अगर हम इंग्लिश न्यूज़पेपरों की बात करें तो उनके अंदर भी धड़ाधड़ खबरें छप रही हैं 18 महीने के डीए की। पर इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो सीज हो गया वो हो गया। 18 महीने का जो डीए था वो 2020 की बात कर रहे हैं और आज चल रहा है 2024। तो सरकार 18 महीने के डीए को नहीं देगी। खासकर कर्मचारी वर्ग के लिए जो मौजूदा सरकार है वो इतना बड़ा दिल लेके नहीं चलती। अगर हम पिछली सरकारों की बात करें, क्योंकि ये दो पहले भी रहे हैं, इन्होंने देश पे राज किया है, तो इनके राज में 2004 में पेंशन भी बंद कर दी गई थी। तो आप 18 महीने के डीए को तो भूल ही जाओ। अब आते हैं सबसे बड़ा जो दो दिन पहले भारत सरकार रक्षा मंत्रालय 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में आंतरिक प्रश्न संख्या 1881 पूछा गया और पूछने वाले माननीय सांसद थे श्री चमला किरण कुमार रेड्डी। उन्होंने ओआरओपी के जो प्रश्न पूछे वो आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या रक्षा मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों और बकाया भुगतान के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों की सभी मांगों पर ध्यान दिया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? नवीनतम ओआरओपी संशोधन के वित्तीय प्रभाव का वर्षवार ब्यौरा क्या है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या और कुल व्यय शामिल? क्या योजना के अंतर्गत बकाया राशि और पेंशन के वितरण में किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? गृह, क्या सरकार ने ओआरओपी के कारण बढ़ते राजकोषीय बोझ की स्थिति का आकलन किया तथा दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसके अंदर सबसे बड़ा एक पहले नंबर का जो कई प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत आवधिक संशोधनों और बकाया भुगतान के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों की सभी मांगों पर ध्यान दिया? तो सरकार ने कोई भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संगठन तो 1 साल से दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे। तो मंत्रालय ने जो घुमा फिरा कर जवाब दिया है वो भी सुनने लायक है। सरकार ने
7/11/2015 के अपने पत्र के माध्यम से वन रैंक और पेंशन ओआरओपी में संशोधन के लिए प्रावधान किए हैं। तदनुसार मंत्रालय के दिनांक 10/7/2024 के पत्र के माध्यम से 1/7/2024 से ओआरओपी का तीसरा संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के कारण बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया। 1/7/2024 से ओआरओपी संशोधन के लिए प्रतिवर्ष 6,703.24 करोड़ रुपए का वित्तीय निहार आकलित किया गया तथा लाभार्थियों की संख्या जो पूर्व सैनिकों को ओआरओपी 3 का लाभ मिला है उनकी संख्या है 19,64,973। वैसे टोटल जो पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाएं हैं वो 30 लाख के करीब हैं, पर जो ओआरओपी का फायदा मिला है वो मिला है 19,64,973। इसका मतलब प्रीमेच्योर भी आउट हो चुके हैं और प्रीमेच्योर की जो संख्या है वो भाई लाखों में 7-8 लाख के करीब तो उनकी हो ही गई होगी प्रीमेच्योर की। पर प्रीमेच्योर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो प्रीमेच्योर हैं वो 7 जुलाई 2014 के बाद में रिटायरमेंट हुए हैं, तो उनकी जो उम्र है वो ज़्यादा तो हुई नहीं होगी, तकरीबन 40 के करीब होंगे। तो वो दूसरा जॉब कर रहे हैं, दूसरी नौकरी कर रहे हैं। दूसरी बात, 96% प्रीमेच्योर को यही नहीं मालूम कि वो ओआरओपी के दायरे में है या नहीं है। ओआरओपी क्या है, वन रैंक वन पेंशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये किसको लागू है, इसका बेनिफिट कैसे मिलता है, 96% प्रीमेच्योर को नहीं पता देश भर के। इनको पता लगेगा आने वाले 15 साल के बाद में। जिस तरह से 2004 में पेंशन बंद करी तो उसके बाद में जो भर्ती हुई तो उनको यही नहीं मालूम था कि पेंशन होती क्या है, पेंशन मिलती कैसे है। 5-10 साल की सर्विस हुई, फिर ब्याह शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, तब पता लगा कि पेंशन भी कोई चीज होती है। अब वो अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते घूम रहे हैं। जो सिविल कर्मचारी है, पैरामिलिट्री के सैनिक हैं, आज वो संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रीमेच्योर को 10 या 15 साल के बाद में पता लगेगा। दूसरा सवाल पूछा है लोकसभा में मेडिकल पेंशन का, और ये पेंशन का ये भी 6 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पूछा है। ये पूछा है नागौर से सांसद श्री हनुमान बेनीवाल ने। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा मानसिक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए गए सैन्य कर्मियों की चिकित्सा पेंशन के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव? क्या सरकार ने भारतीय सेना में मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित शारीरिक और मानसिक विकलांगता परीक्षण में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? भारतीय सेना के कितने कार्मिकों को मानसिक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है और उन्हें अभी तक पेंशन लाभ प्रदान नहीं किया है? तो रक्षा मंत्रालय इसका उत्तर देता है, सरकार ने रक्षा विकलांगता पेंशन विनियमों को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी नागरिक कर्मचारियों के लिए विनियमों के साथ सुसंगत बनाने और सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल बोर्ड इष्टतम और एक समान तरीके से संचालित किए जाते हैं। सशस्त्र सेना कार्मिकों को आकस्मिक पेंशनी पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम 2023 और गाइड मेडिकल ऑफिसर 2023 जारी किए। आप लोगों ने पता हुआ 2023 में मेडिकल बोर्ड की दूसरी गाइड आई थी, मतलब उसके रूल रेगुलेशन चेंज किए थे, जिससे बहुत ही कठोर रूल रेगुलेशन बना दिए गए, क्योंकि इसके पीछे था मेडिकल पेंशन का भ्रष्टाचार। क्योंकि जो उच्च वर्ग था उसने मेडिकल पेंशन का बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया और पूरी, जैसे कि मान लो किसी की नौकरी 58 साल होती है, रिटायरमेंट के समय 1 या 2 साल पहले उसने अपने भाईचारे के हिसाब से या भ्रष्टाचार करके या रिश्वतखोरी से उसने मेडिकल पेंशन प्राप्त कर ली। और मेडिकल पेंशन प्राप्त करने का भी एक ये था कि जो सर्विस पेंशन है उससे ज़्यादा तो मेडिकल पेंशन है, बहुत ज़्यादा बड़ा भेदभाव है मेडिकल पेंशन में। अगर कोई जवान की बात करें तो इनवैलिड
जो मेडिकल बोर्ड आउट होता है, इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट होता है, तो उसकी जो पेंशन होती है वो तकरीबन 100% के हिसाब से 18,000 रुपये। और वहीं पर अगर कोई बड़ा अधिकारी इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट होता है तो 2.5 लाख से ऊपर जाता है। तो इसमें घुमा फिरा के इन्होंने कोई चीज नहीं बताई, तो आप समझ सकते हो सरकार की करनी और कथनी में। अब बात करते हैं जो यूट्यूबर लेके आए हैं PCDA सर्कुलर नंबर 679। अब सुनो, जो कोट टाई वाले ने एक सैनिक न्यूज नाम से चलाता है न्यूज, वो आए दिन तो आंकड़े दिखाता है डीए के। आज डीए हो गया, ये जनवरी का महीना आया नहीं है, जनवरी का डीए उसने पहले ही घोषित कर दिया। अब उसने जो वीडियो कल डाला कि सरकार की बनी सहमति OROP का होगा दोबारा रिवीजन। मैं देखते ही देखते कुछ घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो 1.5-2 लाख पूर्व सैनिकों ने देख लिया। अब उसने जो अपने वीडियो में बोला, उसके वीडियो से वो बिल्कुल साफ नहीं कर रहा कि ये सिर्फ जो टर्म्स ऑफ कंडीशन सर्विस की होती हैं, किसमें, सूबेदार मेजर में और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट में, कि ये सिर्फ 679 उन्हीं रैंक के लिए लागू है, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में पहले से कर लिया था टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट सर्विस का, अब आर्मी वाले के लिए किया गया। उसने कहीं भी साफ नहीं कराया इस बात को कि 679 सर्कुलर सिर्फ ऑनरेडी लेफ्टिनेंट के लिए। पर उसके वीडियो से ऐसा लग रहा है हर एक व्यक्ति को कि ये 30 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा पहुंचाएगा। यही तो दिमाग है कोट टाई वाले का। तो आप ये लगा लो कितनी नौकरी खराब करवाई होंगी जब ये सर्विस के अंदर होगा जवानों की। तो भाई जो दिमाग इसका है ना, जो चापलूसी का, जो दिमाग को घुमाना, ब्रेन वॉश करना, कोई आदमी इसकी टक्कर का नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आदमी ने अपने वीडियो में चश्मे चढ़ा दिए। अब क्या है इसमें 679 में, ये सिर्फ एक सर्विस ऑफ टर्म्स इंगेजमेंट का है कि भाई जो सूबेदार मेजर ऑनरेडी लेफ्टिनेंट है उनकी 33 ईयर का, बस इतना ही है सिंपल। इससे ऑनरेडी लेफ्टिनेंट को 1000 और 1100 रुपये का फायदा होगा, बाकी किसी रैंक को कोई फायदा नहीं होगा, और ना ही OROP का दोबारा रिवीजन हो रहा। पर आप जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो आई हैं, खासकर इन्हीं की जो ये ऑनरेडी हैं रैंक के, इन्होंने 30 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा दिखा दिया इसमें। यही इनका दिमाग है, बहुत जबरदस्त दिमाग है इनका। क्योंकि आप अब इनके वीडियो को कौन देखता है? जवान, इतनी बड़ी तादाद में। अब जब से ये OROP 3 आई है, आप नहीं समझते इनको, उस दिन से ये जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनके पीछे पड़े हुए कि छोटे रैंक के सैनिकों को तो OROP में बहुत ज्यादा फायदा हो गया, इनकी पेंशन तो लाखों में बढ़ गई, इनका तो करोड़ों में एरियर आ गया। ये आप लोगों के पीछे लग रहे हो और आप लोग इनके वीडियो देख रहे हो, और आपके वीडियो, इनके वीडियो जब देख रहे हो और आप देख रहे हो और नीचे जय हिंद लिख के आ रहे हो, सब बहुत ही अच्छी बात कर रहे हो। सिपाही को ये बोल रहे हैं कि सिपाही की पेंशन लाखों में बढ़ गई, और सिपाही ही इनके कमेंट में लिख के आ रहा है, साहब आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी जानकारी देते हो, जबरदस्त जानकारी देते हो। इसको कहते हैं, हरियाणा में कहावत है, जिसके सिर में मारोगे जूता वही कहेगा काका। और ये जूता मार रहे हैं आप लोगों के सिर में, और ये आप कह रहे हो इनको काका। इसका नतीजा क्या हुआ कि ऑनरेडी रैंक की पेंशन नहीं बढ़ी, ऑनरेडी रैंक की पेंशन नहीं बढ़ी, तो इन्होंने आज सरकार को ये सर्कुलर जो 679 आया है, इन्होंने अपने घर पे बैठे बैठे आप लोगों के जरिए और ये 679 सर्कुलर निकलवा दिया। इससे बड़ी बात क्या होगी? अब एक चीज और देखो, एक हमारे बहुत ही सम्मानित है हिमाचल से एक कैप्टन साहब हैं, वर्मा साहब, जगदीश वर्मा साहब। अब जब जगदीश वर्मा साहब इनसे 4 कदम आगे चले गए। वैसे तो उन्होंने संगठन बना रखा है वो पूर्व सैनिकों का, उसमें 90% सिपाही, नायक, हवलदार, जेसो साहिबान उस संगठन में, और उन्होंने अखबार के अंदर छपवा दिया
कि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनको तो फायदा मिल गया वो आरोपी का, और ज्यादा ही मिल गया, पर जो ऑनरेडी हैं उनको फायदा नहीं मिला। इससे बड़ा और क्या सबूत दूं? देखो, पहले तो आप लोगों के पीछे कौन पड़े हुए थे, आपकी आरोपी कौन ले गए? वो रिटायर्ड मेजर जनरल, जंतर मंतर में बिठा के। और अब आपकी पेंशन के पीछे आपके ही गांव में, शहर में रहने वाले पीछे पड़ गए हाथ धो के। एक जैसलमेर से बोल रहा है एक ऑनरेडी कैप्टन कि सिपाही से हवलदार की पेंशन तो लाखों में बढ़ गई। मतलब ये सरकार को एक अलग चश्मा दिखा रही है। अगर भाई जैसे मैं हूं, मैंने कभी इस चीज का, ये पेंशन के ऊपर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ना ही तो हमारे जवानों को कोई फायदा मिला इसका, ना ही जेसीयूज रैंक को कोई फायदा मिला, ना ही ऑनरेडी को मिला। जहां जवान 1/3 अपनी जिंदगी का देश के सीमाओं पे काटता है, तो भाई जो जेसीयूज है, ऑनरेडी है, वो अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बॉर्डर के ऊपर बिताता है, अपने परिवार को, सब चीजों को छोड़ के। मैं एक ऐसा बंदा हूंगा जो कभी मैं इस तरह के बातें नहीं करता। अगर मैं करने लग जाऊं, अगर मैं ये बताऊं कि भाई जो हमारे सिपाही से हवलदार हैं, जो 15 साल से और 24 साल तक नौकरी करते हैं और 2 साल बढ़वा लेते हैं, तो सिपाही से हवलदार की जो पेंशन है वो 19,000 से लेके 22,000 रुपये तक है। कितनी है? 19,000 से 22,000 रुपये। अगर 2 साल उस हवलदार ने बढ़वा लिए, उसने 26 साल कर ली, तो उसकी पेंशन होगी 24 साल। तो ये पेंशन इनको लग रही है ज्यादा। एक सिपाही की तो बहुत ही ज्यादा पेंशन लग रही है इनको कि एक सिपाही 19,000 रुपये ले रहा है। तो इनका जो कहने का जरिया है, या सरकार को ये जो समझा रहे हैं कि भाई 19,000 और 24,000 पेंशन ज्यादा है, इनकी पेंशन करो 5,000। ये तो पूछो आप इन कोटाई यूट्यूबरों से, हमारे ऑनरेडी जगदीश साहब से पूछो कि कहां से पेंशन ज्यादा है। अब देखो, जो हवलदार 26 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन 24,000 रुपये, और जो सूबेदार 28 साल करके आया है, 2016 से पहले का करके आया है, वो ले रहा है 31,000। और जिसने 32 साल सूबेदार मेजर या ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन की नौकरी करके आया है, वो सूबेदार मेजर ले रहा है 33,000 के करीब। अभी फिलहाल अभी तो उसकी और भी बढ़ेगी, 1,000 रुपये और भी बढ़ेगी। और जो ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन ले रहे हैं 41 और 43,000 रुपये। तो भाई इतनी ज्यादा आप लोगों की क्यों बढ़ रही है? इतनी क्या कर दिया? यहां तो सर्विस के हिसाब से जो साल उसने सेना में दिए हैं, उस हिसाब से तो जिसने 26 साल की नौकरी की है हवलदार ने, तो उसकी तो पेंशन कम से कम 29,000 होनी थी, 30,000 के करीब होनी थी। और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की पेंशन ज्यादा 36,000 के करीब होनी थी। अगर मैं ये बात कहने लग जाऊं तो कहां जाएंगे आप लोग? ये देखे, मतलब आप लोगों को कहां से कहां भटका रहे। अगर मैंने ये भी कहना शुरू कर दिया ना कि सूबेदार को और ऑनरेडी को बहुत ज्यादा फायदा मिला हुआ, पहले से ही बहुत ज्यादा फायदा मिला हुआ, तो मेरी तो वीडियो मंत्रालय तक देखते हैं जो बैठे हुए हैं। इन कोटाई वालों को देखें या ना देखें, तो ऐसी चीजें ना तो करो और ना ही करवाओ किसी से। अगर आप लोगों को लगता है कि सिपाही से हवलदार की पेंशन ज्यादा है, तो भाई आप हमारी पेंशन ले लो, आप अपनी पेंशन दे दो, 31,000, 33,000, 41,000, 43,000 पेंशन हमारे को दे दो। इसका नतीजा यह होगा, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई कि यह सरकारी एजेंडे के द्वारा चले हुए हैं, और सरकार को यह मालूम है कि 86% जो संख्या बल है पूर्व सैनिकों में, वो सिपाही से हवलदार है। अगर हम इनकी पेंशन और भी कम करते रहें तो ये बोलने वाले नहीं है, क्योंकि ऊपर लेवल में हमारे साथ में है। तो ये चलता है, अंग्रेजों की नीति होती है किसी भी सरकार के पास में, फूट गेरो राज करो। और फूट कौन गेर रहा है ये तुमने पता ही है, ये कोट टाई वाले यूट्यूबर गेर रहे हैं। अब किसी को नहीं पता हो 679 क्या है, पर वो पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों को अपने वीडियो से गुमराह कर देता है। और हमारे ही जो 86% सिपाही से हवलदार वहां लिख के आते हैं, जैन साहब बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया आपने, हमारी आंखें खोल दी, आप तो बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हो। कुछ नहीं रखते मेरे भाई, तुम्हारे को इसी चीज से फंसा के ये अपने
पेंशन को अप लेके जा रहे हैं, जिस तरह से पहले वाले लेके गए थे। जिस तरह से जब जंतर मंतर पे 2015 में रिटायर्ड ने आप लोगों को गुमराह करके और आपकी संख्या बल दिखा के सरकार को और आपकी वो आरोपी ले गए। जिस तरह से रेवाड़ी रैली हुई थी 13 सितंबर 2013 को और आप नीचे बैठे थे, आपकी वो आरोपी ले गए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा इनको, अगर इनको बात करनी है तो मैं इनको ये बता सकता हूं कि इनको अगर सिपाही से हवलदार की पेंशन ज्यादा लग रही है तो मैं इनको उदाहरण देना चाहता हूं। आप लोगों ने तो 3-3 लड़ाइयां भी नहीं लड़ी होंगी, पर तीनों सेनाओं के जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, जिन्होंने 10, 11, 12 साल सर्विस करी है, 62, 65, 71 की लड़ाइयां लड़ी हैं, 3-3 जंग लड़ी हैं, उनकी पेंशन सिर्फ 9,000 रुपये। 9,000 रुपये। आप लोगों ने कभी उनकी बात नहीं करी। ये सबको मालूम है कि भारतीय सेनाओं को नौजवान बना रखने के लिए भाई नौजवानों की भर्ती की जाती है। अगर हम करगिल युद्ध को भी देखें, 527 जो जवान हमारे शहीद हुए, तो उनकी उम्र 20 साल से 26 साल के बीच में थी और उनकी सर्विस 2 साल से लेके 6 साल के बीच में थी। आज भी कोई ऑपरेशन हो, कहीं भी कुछ भी हो, कहीं भी मुठभेड़ हो, सबसे ज्यादा जो जवान शहीद होते हैं वो 2, 3, 4 साल, 5 साल की नौकरी के अंदर, क्योंकि उस समय उनमें जुनून होता है, वो गोलियों से नहीं डरते। तो उनकी जो सैनिक वीर नारियां हैं, कभी उनके हालात जाके देख ले उनके घर पे, वो तो चले गई। उनकी पेंशन उनकी वीर नारियों से पूछ ले कितनी पेंशन ले रही है। और OROP 3 में उनको जो फायदा मिला है 121 रुपये का मिला है। बताओ, 151 का पता नहीं, 121 का बताओ, 150 रुपये का फायदा मिला है। आपको ज्यादा पेंशन लग रही है उनकी, जिनका सुहाग ही चला गया। इसके बाद में मुठभेड़ में सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी जो होते हैं वो सिपाही नायक होते हैं, और इस तरह से घायल हुए हैं कि किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है। यहां तक दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को लकवा लगा हुआ है, मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है, आंखें ऊपर नीचे हो रही है, पुतलियां ऊपर नीचे हो रही हैं, ना तो हाथ उठता है ना पैर उठता है, सिर्फ खाट पे रहते हैं, बेड पे रहते हैं, उनको चमचों के सारे पानी पिलाता है। अगर उनकी पेंशन देखें OROP 3 में कितनी बड़ी, तो माइनस दिखा रखी है। मैं ये कैप्टन रैंक से पूछना चाहता हूं, जो कोट टाई वाले हैं, और मैं खासकर हमारे बहुत ही सम्मानित हैं हिमाचल से कैप्टन जगदीश वर्मा साहब से, बताओ साहब कहां पेंशन बढ़ी है? जगदीश साहब, अगर आपको लग रही कि OROP 3 में जिन्होंने 15-16 साल की नौकरी करी है उनकी 1,000 रुपये पेंशन बढ़ी है, OROP 3 में 2,200 रुपया पेंशन उसकी बढ़ी है जिसने 24, 25, 26 साल सर्विस करी है। अगर आपको 1,000 रुपये पे लग रहा है कि हमारी पेंशन 1,000 रुपये बढ़ने से लाखों में होगी, तो भगवान करे आपकी 3,000 बढ़ जाए और आप हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं, आप ताजमहल खरीद लें। अगर आपको 1,000 रुपये में, आप एक कमांडिंग अधिकारी रहे हैं, इतने बड़े रैंक पे गए हैं, और सबसे पहला जो सिखलाई दी जाती है वो ये दी जाती है कि सबसे पहले सोचो अपने जवान के बारे में, फिर सोचो अपने देश के बारे में, और फिर सोचो अपने बारे में। और आपको मिली हुई सिखलाई के अनुसार तो ये है, पहले सोचो अपने बारे में, जवान जाओ, देश जाओ। मतलब मैंने तो ऐसा लग रहा है कि आप का दिमाग ऐसा है कि जो हमारे अकाउंट में आती है ना ये 18-20 हजार रुपये, इनको भी निकाल लो आप। पर हमने को दुख भी नहीं है, चाहे आपके, अगर आप कहते हो तो मैं तो आपको 1 महीने की पेंशन दे सकता हूं, 2 महीने की दे सकता हूं। आपका, अगर आपने इतनी बड़ी अखबार में खबर दी है तो वो ठीक है। हिमाचल के पूर्व सैनिक को पता नहीं होगा, या जिनको पता होगा तो आपसे प्रश्न पूछेंगे। कोई मेरा जैसा सिपाही होगा, नायक होगा, हवलदार होगा, तो पक्का पूछेगा आपसे कि साहब ये बताओ मेरी पेंशन लाखों में कहां बढ़ गई जो आपने अखबार में लिखा है।
और इन कोट टाई वालों का तो यही काम है भाई, सुबह से लेकर शाम तक गुमराह करना, बेवकूफ बनाना। हमारे जवान भाइयों का हम क्या करें भाई। इस जड़े राम राम सर भाई, इसके जड़े उमलिया बेहरा, राम राम जी, साहिब नसीब भाई जी नमस्कार, सेवा सेवकन जी नमस्कार, कृष्णा नायक, कपिल शर्मा तो आपके पास हूँ, कभी भी बुलाया गया आऊँगा आपके पास में। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। संजय राम, परमेश्वर को फिर भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का तो भाई मैंने बता ही दिया, परमेश्वर 95 पे परमेश्वर को तो यही नहीं मालूम कि वो आरोपी है क्या, वन रैंक वन पेंशन है क्या, उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। 95% को नहीं पता परमेश्वर को। मेरे जो साथी हैं उनको भी नहीं पता है, वो अपने मस्त है, अपने दूसरी नौकरी में लगे हुए हैं, पर उनको अगले 15-20 साल के बाद में उनकी आंखें खुलेंगी। राजेश कुमार, राम राम भाई, सेवा शेखन जी नमस्कार, विकास मलासी जी नमस्कार, ऑफिशियल नीरज जयरल नमस्कार, बलबीर सिंह जी नमस्कार, सोहन ठाकरे जी नमस्कार, सोनू कुमार जी नमस्कार, जनक फौजी भाई जम्मू से, जनक राज बहुत ही संग्रहशील आदमी है और जनक राज के पास में बहुत सारा ज्ञान है 1 साल के जंतर मंत्र पे। और खास करे ऊपर जो हमारा जो कोट टाई वाले यूट्यूबर है ना, उनका पूरा ज्ञान जनक राज और गोपाल कृष्णा के पास में। उनका अंदर का काला, वो कितने अंदर तक काले हैं, क्योंकि जनक राज और गोपाल कृष्णा 1 साल तक जंतर मंत्र बैठे हैं। और ये जितने यूट्यूबर थे ना कोट टाई वाले या दूसरे भी थे, कैप्टन जगदीश साहब वर्मा जैसे या और भी सूबेदार हैं, इनके बारे में सबसे ज्यादा 2 व्यक्ति जानते हैं, गोपाल कृष्णा और जनक राज। ऐसे नहीं है, बहुत सारे तो इतने ईमानदार व्यक्ति, जैसे मैंने कल बताया तमिलनाडु से सारंगन साहब हैं, कैप्टन रैंक है, जबरदस्त व्यक्ति, जबरदस्त व्यक्ति। जंतर मंतर में जब तक धरना चला, वो जवानों के लिए अपनी टीम को भेजते रहे, खुद भी वो 5-6 जंतर मंतर पे रुके, एक भी ना। तो ऐसे कैप्टनों को तो मैं सलाम करता हूं। और वो हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी तो जिंदगी होली पूरी, हम तो अपने जवान जेसीओ के लिए ही आगे बढ़ रहे, इनका मिलना चाहिए, इनका हक मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति भी है, पर ये जो गड़बड़ी फैला रहे हैं, ये गिनती के हैं 5-10 व्यक्ति हैं। ये 2-3 तो कोट टाई वाले हैं, यूट्यूबर हैं, और 2-3 ये समाज के अंदर घूम ही रहे हैं कोट टाई लगा के, वो भी कोट टाई घूमते रहते हैं। विकास कुमार जी नमस्कार, राम कुमार डागर जी नमस्कार, तेजेंद्र सिंह जी नमस्कार, बीपी देसवाड़ भाई नमस्कार, चौधरी जी नमस्कार, डीजे लड़ाने नमस्कार, संगप्पा नमस्कार जी, बोड़े सिंह जी नमस्कार, सांसद शर्मा जी नमस्कार, देश कुमार जी नमस्कार, चौधरी नमस्कार, नमस्कार भाई। सर कोट टाई वाला बोल रहा है 18 महीने का डीए ग्रेजुएटी कंप्यूटर ले लो ना। फिर भाई कोट टाई वाला बोल रहा है 18 महीने का, चले जाओ उसके पास में अपना अकाउंट नंबर लेके। वो तो 2020 से बोल रहे हैं, कोट टाई वाले तो हर एक दिन बोल रहे हैं कि मेरे पास में अकाउंट नंबर लेके आ जाओ, मैं 18 महीने का डीए डाल दूंगा। अरे जो चीज चली गई वो चली गई। अब 2 घंटे के बाद में मैं ऐसे ही वीडियो डालूंगा जैसे कोट टाई वाले डालते हैं ना। आज के बाद में मैं सच तो दिखाना ही नहीं दुनिया को, यहाँ झूठ बिकता है। और अब देखना, इनसे 4 कदम ज्यादा झूठ बोलने सीखनी पड़ेगी मेरे को, धीरे धीरे आएगी। पर इनके टक्कर का झूठ बोलूंगा मैं, इनसे भी बड़ा झूठा व्यक्ति होऊंगा मैं आने वाले समय में, कोट टाई वालों से भी बड़ा झूठा, और बगैर कोट टाई पहन के बोलूंगा। और ऐसा है, सबको रात को खुश करके सोऊंगा कि आपके अकाउंट में सुबह उठते ही आएगा लाखों का एरियर, 18 महीने का डीए, 8वें वेतन आयोग में आपको मिलेगा फार्मूला 4.84 का। आप अपनी पेंशन को, अगर एक सिपाही भी होगा ना जो 20,000 रुपया पेंशन ले रहा है, और वो गुणा 4.84 से करेगा तो 1.5 लाख रुपया पेंशन दिखाएगी कि 1.5 लाख हो जाएगी मेरी। फिर उसको आराम से नींद आ जाएगी, सुबह फिर उठेगा भाई, नाश्ता नुश्ता करेगा, तो शाम को फिर मैं उसको 18 महीने का डीए का सपना दिखा दूंगा। फिर वो आराम से फिर सो जाएगा। फिर तीसरे दिन मैं कहूंगा इनको वो आरोपी का दोबारा हो रहा है रिवीजन। तो ऐसे चलता रहेगा, वो भी सोते रहेंगे और मेरा भी काम चलता रहेगा कोट टाई वालों की तरह। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।